गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 9th के ऑनलाइन कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। इसके अंदर सामाजिक विज्ञान की जो पहली पुस्तक है राजस्थान जो एनसीईआरटी के अनुसार भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, इसका जो पहला अध्याय है वह है फ्रांसीसी क्रांति। इस फ्रांसीसी क्रांति का हम पहला अध्याय यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर शुरुआती तौर के ऊपर एक घटनाक्रम बताया गया है। 14 जुलाई 1799 को एक घटना घटित होती है। 14 जुलाई 1799 को एक घटना घटित होती है। पेरिस नगर के अंदर एक आतंक का माहौल, पेरिस नगर में आतंक का माहौल है। लोगों को ये पता चल गया, आतंक किस लिए फैला हुआ था कि लोगों के अंदर एक अफवाह फैल गई थी कि राजा ने सैनिकों को इस नगर में प्रवेश करके गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। नतीजन टाउन हाउस के पास में 7,000 स्त्री और पुरुष जमा हुए और 42 दिन के हथियारों को प्राप्त करने के लिए 42 दिन के जो किला था इस किले के ऊपर कर दिया आक्रमण। इस आक्रमण के अंदर यहाँ का कमांडर मारा जाता है, और ये घटना कई दिनों तक चलती है। इतिहासकारों ने इसको फ्रांस की प्रथम क्रांति कहा है। क्यों राजा ने क्यों आदेश दिया, क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि राजा को अपने जनता के ऊपर हथियार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि लुई 16 कौन था, फ्रांस का उस समय राजा कौन था। फ्रांस का जो शासक होता है, फ्रांस के शासक को कहा जाता है जार, और उस वक्त जो फ्रांस का शासक था वह था लुई 16। फ्रांस का उस समय शासक था लुई 16। राजघराने से ताल्लुकात रखता है। और राजवंश इसका कौन सा था, राजवंश इसका था बुर्बो राजवंश का ये शासक था। शासक बनता है ये 1764 में, शासक बनता है 74 में, 1774 में ये यहाँ का शासक बनता है। जब ये राजा बड़ा उस वक्त इसकी उम्र थी 20 साल। 20 साल की उम्र में ये राजा बनता है। इसका जो विवाह जो हुआ वो विवाह हुआ ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसका नाम आता है एंतोएनेत। इनसे इनकी हो जाती है शादी। एंतोएनेत से इनकी शादी हुई। लंबे समय तक फ्रांस जो है युद्धों के अंदर संघर्षित था। इसके कारण इसका वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी। राजकोष, राजा का जो खजाना होता है वह भी खाली हो चुका था। लिब्रे जो फ्रांस की मुद्रा थी, जिसको बाद में 1794 में हटा दिया गया था, 10 अरब लिब्रे का इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। ब्याजदार जो जिनने इनको कर्ज दिया था, कर्जदाता 10% के हिसाब से 10% ब्याज की दर के रूप में कर्ज लेना चाहते थे। इसके अलावा वर्साई के शीश महल के अंदर, शीश महल जो है इसके रखरखाव और सैनिकों के ऊपर भी विभिन्न प्रकार की फिजूल खर्चियां हो रही थी। इसके अलावा जो टैक्स है वह टैक्स भी जो है सिर्फ तीसरे स्टेटस के, फ्रांस के अंदर तीसरा स्टेटस था, इससे टैक्स लिया जाता था। 3 स्टेटस थे, 3 वर्ग थे, तो तीसरे वर्ग से कर्ज लिया जाता था। प्रथम और द्वितीय वर्ग को करों में छूट थी। तो इसके कारण भी ये घटना घटित होती है। आगे चलते हैं तो प्रथम स्टेटस की बात करते हैं। तो प्रथम जो वर्ग था, इस वर्ग के अंदर आता था पादरी वर्ग। द्वितीय वर्ग के अंदर आता था कुलीन वर्ग, जो शासक वर्ग जिसको कहा जाता है। तीसरे में आते थे किसान, पूंजीपति, ये व्यक्ति आते थे। अब विभिन्न प्रकार के टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के टैक्स लगते थे।
टाइद, जो एक क्या था, धार्मिक कर माना गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, टाइद क्या है? टाइद एक धार्मिक कर है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला, पादरियों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक जो टैक्स था, जो कर था, उसको कहते थे टाइद। और एक इसी से मिलता जुलता जो कर है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से जो कहा जाता है, वो थे तंबाकू के ऊपर टैक्स लिया जाता था, नमक के ऊपर टैक्स लिया जाता था। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम में आने वाले जो चीजें थी, इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। इससे सारा का सारा जो वित्तीय बोझ वह फ्रांस की जनता के ऊपर पड़ गया था। टैक्स बहुत ज्यादा इसके ऊपर लगने के कारण ये हुआ था। इसके अलावा फ्रांस के अंदर 1715 के अंदर फ्रांस के अंदर बात करते हैं, फ्रांसीसी जो है जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या कितनी फैली थी फ्रांस के अंदर सन 1715 के अंदर? फ्रांसीसी जनसंख्या कितनी थी? फ्रांसीसी जनसंख्या थी 2.3 करोड़। फ्रांसीसी जनसंख्या थी 2.3 करोड़, जो आगे चल के 1799 के अंदर यही जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। अब खाने वाले ज़्यादा हो गए, उत्पादन कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, उत्पादन की मांग बढ़ी, उत्पादन की मांग बढ़ने लगी। उत्पादन की मांग बढ़ी तो उत्पादन की मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ, कीमतों में उछाल आया। वस्तु की जो कीमत थी वह कीमतें में उछाल आया, महंगी होने लगी। जब ये वस्तुएं महंगी होने लगी तो इसके अंदर क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी, ये जो दायरा था, ये दायरा बढ़ता गया और लोगों के जीने का संकट यानी जीविका संकट उत्पन्न हो गया। अब आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भूख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ में भी और क्या हुआ, फ्रांस के अंदर सूखा और अकाल की भी घटना घटित होती है। सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो वैसे फसल नहीं हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, तो कीमतें बढ़ रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है। और इसके बीच के जो पैसे वाले हैं, ये और ज़्यादा पैसे वाले बन रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक जो वर्ग पैदा हुआ, वर्ग जो उत्पन्न हुआ, उसको कहा गया बीच का वर्ग, यानी कि बीच को हम बोलते हैं मध्यम। बीच को क्या बोलेंगे हम, मध्यम। और वर्ग तो है ही है, मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है, मध्यम वर्ग जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। प्रथम वर्ग के अंदर तो आगे अमीर व्यक्ति और निम्न वर्ग के अंदर आगे गरीब वर्गी। मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो पहले अकाल के समय किसान और कामगारों ने विद्रोह कर चुके थे और सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बुनियादी बदलाव लेने के कारण संसाधन एवं कार्यक्रम थे। अतः तीसरे वर्ग के उन समूह में समृद्ध और शिक्षित व्यक्ति नए विचारों के संपर्क में आ गए, जिसमें तीसरा अपना इसमें पढ़ा था हमने, तीसरे वर्ग के अंदर कौन थे, शिक्षित व्यक्ति जो थे। ये लोग अपने विचारों के माध्यम से इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को इन्होंने उठाना शुरू कर दिया। 18वीं सदी के अंदर एक नया सामाजिक वर्ग उदय हुआ जिसको कहा जाता है मध्यम वर्ग। 18वीं सदी के अंदर जो वर्ग उत्पन्न हुआ उसको कहा गया मध्यम वर्ग। ये इससे समुद्री व्यापार और ऊनी रेशमी वस्तुओं के उत्पादन बल पर संपत्ति अर्जित की थी इन्होंने, और ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाता था या समुद्र के लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे वर्ग में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, पढ़े लिखे थे। इनका मानना था इसमें पढ़े लिखे व व्यापारी व्यक्ति शामिल थे, जो या तो व्यापार करते थे या वकील या शिक्षक। अब ये क्या करते थे, इनका मानना था कि किसी को भी जन्म के आधार पर जो अधिकार मिलता है उसको बोलते हैं विशेषाधिकार। कोई भी विशेषाधिकार नहीं है। यहां तक अंधविश्वास फैला हुआ था कि पादरी जो होते थे, ये पादरी टैक्स के आधार पर जनता को बेवकूफ बनाते थे
कि आप हमें इतना टैक्स दे दो और उस टैक्स के रूप में, उस कर के बाद में आपको सीधी ही क्या मिल जाएगा, आपको मैं एक सर्टिफिकेट दे दूंगा, एक प्रमाण पत्र दे दूंगा, जिससे आपको स्वर्ग के अंदर प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना जब उन्होंने बेवकूफ़ बनाया कार्य किया जा रहा था, अब ये पढ़े लिखे लोग जब आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी किसी को भी सर्टिफिकेट दे देगा तो क्या उसको स्वर्ग के अंदर जगह मिल जाएगी, कोई सिस्टम नहीं है, कोई विशेष अधिकार इनको प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार लोगों के सोचने समझने और चिंतन करने की स्थिति में परिवर्तन किया, और जब व्यक्ति के सोचने समझने और चिंतन करने की प्रवृत्ति में बदलाव आता है, उसी को कहते हैं क्रांति या विद्रोह, क्रांति या विद्रोह। अब ये घटना घटित हुई कहाँ, फ्रांस में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति। और ये घटना कब घटित हुई, ये घटना घटित होती है 1792 को, 1792 के अंदर घटित हुई, इसलिए इसको कहते हैं 1792 की फ्रांसीसी क्रांति। और ये घटना जनता ने मिलकर की, इसलिए सब फ्रांस के अंदर 1792 की फ्रांसीसी क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायक भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर भी इसी तरीके से टैक्स बढ़ने के कारण, कर बढ़ने के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय लोगों ने विद्रोह किया था। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम आता है टू ट्रेटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट, जो लिखी थी लॉक ने। इसमें लॉक ने कहा था कि राजा, देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। पहले क्या था, राजा को एक देवी का या सत्ता का प्रधान माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है, राजा एक साधारण व्यक्ति होता है और उसको ऊपर भी अधिकार रखना जरूरी है, निरंकुश नहीं किया जा सकता। रूसो ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया और प्रतिनिधि के बीच में सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने भी द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक से सरकार के अंदर 3 भागों में बांट दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में सत्ता का विभाजन किया। 13 जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन को खुद से आज़ाद घोषित कर दिया। वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस की राजनीतिक चित्र और अमेरिकी सिद्धांत में दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इस विचारों में काफ़ी हाउस और स्लैंग में गोष्ठी की गर्मागर्म बहस हुई। पुस्तकें और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापार, विभिन्न प्रकार का प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों में लोगों के बीच में जोर से पढ़ा था ताकि अनपढ़ लोग भी इसको समझ सके। इसी समय लुई 16 के द्वारा जो राज्य के लिए जो खर्चे किए जा रहे थे, इन फिर से उनके कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। एक तो खाने को वैसे नहीं है, ऊपर से क्या हुआ, लुई 16 के द्वारा विभिन्न प्रकार के फिजूल खर्ची की जा रही थी, जिसके कारण जनता में विद्रोह की भावना फैल गई थी। अब अगले जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर अगला जो भाग है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब तक हमने ये जाना कि फ्रांस के अंदर किस तरीके से, पहले तो हमने घटना के पता, उस घटना के बाद में हमने पढ़ा कि लुई 16 क्या था, उसकी शादी कैसे हुई और उसके बाद में किस तरीके से चलता रहा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। ओके, थैंक यू।